Good evening everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 25 January 2021, and today's article is After the Storm on Tightening Scrutiny of Large NBFCs. After the Storm, storm शब्द जो है यह नाउन है और इसका हिंदी होता है तूफान। एक हलचल, एक तूफान के बाद टाइटनिंग स्क्रूटनी ऑफ लार्ज एनबीएफसीज, जो बड़े बड़े लार्ज एनबीएफसीज हैं उनके स्क्रूटनी को टाइटन किया जा रहा है। अब स्क्रूटनी मीन्स होता है जांच, टाइटन मीन्स होता है चुस्त दुरुस्त बनाना। इसका सिनोनिम होता है बीफ अप। बीफ अप सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाना, चुस्त दुरुस्त कर देना बीफअप कहलाता है या टाइटन कहलाता है। द आरबीआई's plan to tighten scrutiny of large NBFCs is critical। आरबीआई ने जो प्लान किया है, जो नीति बनाई है एनबीएफसीज, बड़े बड़े एनबीएफसीज के स्क्रूटनी को टाइटन करने की, यानी जो इनकी जांच की पहले से प्रणाली थी उस प्रणाली को, उस सिस्टम को अब और स्ट्रांग बनाना है, उसे और टाइटन करना है, बीफअप करना है। यह क्रिटिकल है फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, यानी वित्तीय स्थिरता के लिए यह क्रिटिकल है। क्रिटिकल के बाद प्रेपोजिशन फॉर लगता है, याद कर लें। और क्रिटिकल का मतलब यहाँ नाजुक नहीं होगा, यहाँ क्रिटिकल एडजेक्टिव है और इसका हिंदी हो रहा है महत्वपूर्ण। तो जब महत्वपूर्ण इसका हिंदी है तो इसका सिनोनिम होगा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ये क्लोज होंगे दोनों, ऐसे तो और भी हो सकते हैं। द आरबीआई हैज प्रोपोज्ड ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट। अब सिग्निफिकेंट अभी मैंने बताया महत्वपूर्ण, इसका सिनोनिम इंपॉर्टेंट होता है। आरबीआई ने प्रपोज किया है, आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है एक बहुत बड़े बदलाव का, एक महत्वपूर्ण शिफ्ट का इन इट्स रेगुलेटरी अप्रोच टुवर्ड्स इंडियाज नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। भारत की जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज हैं उनके साथ जो इसका अप्रोच हुआ करता था, रेगुलेटरी अप्रोच, यानी जिन नीति नियमों के साथ वह इनके साथ डील करता था, इनके साथ उसका बिहेव होता था, उनमें अब वह सिग्निफिकेंट शिफ्ट करने जा रहा है, यानी महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। फ्रॉम अ जनरल अप्रोच ऑफ लाइट टच, यानी जो पहले इसका अप्रोच था वो लाइट टच का था, यानी वो इनके साथ सख्ती नहीं बरतता था पहले वाला अप्रोच, टू वन। अब जो अप्रोच होने जा रहा है वन, यहाँ प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम वन कर रहा है और अप्रोच के बदले में आया है। टू वन दैट मॉनिटर्स लार्जर प्लेयर्स। अब जो अप्रोच होने जा रहा है वह मॉनिटर करेगा लार्जर प्लेयर्स को, यानी इनमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्हें ऑलमोस्ट एज क्लोजली एज, लगभग उसी ढंग से, उसी तरीके से जैसे, ये देखिए पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर, एज इट डज बैंक्स, यानी जैसे यह बैंक को मॉनिटर करता है ठीक उसी तरह से अब एनबीएफसीज के जो लार्जर प्लेयर्स हैं उनके साथ यह आरबीआई करने जा रहा है, अपने अप्रोच को सेम करने जा रहा है एनबीएफसीज के साथ, ठीक उसी तरह से जैसे इसका अप्रोच बैंक्स के साथ होता है। इफ इम्प्लीमेंटेड, यदि यह लागू हो गया, इम्प्लीमेंट मीन्स होता है लागू करना, इसका सिनोनिम एनफोर्स होता है। से थोड़ा हट के मीनिंग रखता है इम्पोज। यदि ऑप्शन में इन्फोर्स ना हो तो इम्पोज भी होता है, लेकिन इसमें थोप दिया जाता है और इम्प्लीमेंट विधिवत तरीके से लागू किया जाता है। इफ इम्प्लीमेंटेड, यदि लागू हुआ, दिस कुड बी द बिगेस्ट ओवरहॉल ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी इसका जो नियामक ढांचा है, इसके जो नीति नियम का प्रारूप है, जो ढांचा है, उसमें यह बहुत बड़ा सुधार होगा। ओवरहाउल मीन्स होता है पूर्ण सुधार। वह तंत्र जो बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है उसमें सुधार के लिए
ओवरहाउल का प्रयोग किया जाता है, और जो ठीक है उसको इम्प्रूव किया जाता है। बढ़िया है और बढ़िया कर देना है तो उसके लिए हम इम्प्रूव का प्रयोग करते हैं, लेकिन वह जो बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने के लिए ओवरहाउल का प्रयोग होता है। तो इसका सिनोनिम रिपेयर होता है, यानी बिगड़ा हुआ है इसकी मरम्मत करनी होती है, ठीक करनी होती है। फॉर सच फाइनेंस कंपनीज, इस तरह के फाइनेंस कंपनीज के साथ अब इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा उसे यह बहुत बड़े स्तर पर, बिगेस्ट स्तर पर सुधार ला सकती है यदि यह लागू हो गया तो। इन ओवर 2 decades, 2 दशक के भीतर यह किया जाना है, इस अवधि के अंदर यह किया जाना है। आफ्टर मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टर्स वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, अब कई अनेकों, आफ्टर मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टर्स, अनेकों निवेशक जब बेसहारा हो गए, लीव हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई एक इडियम है। हाई एंड ड्राई मीन्स होता है बेसहारा, याद कर लेंगे। हाई एंड ड्राई मीन्स बेसहारा। इसको हम वंचित भी कह सकते हैं, असहाय भी कह सकते हैं, अत्यंत गरीब भी कह सकते हैं। आफ्टर मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टर्स वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई एज सीआरबी ग्रुप फॉर्म्स रिंज्ड ऑन हाई इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन 1997। क्या हुआ कि कई सारे निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो वंचित हो गए, बेसहारा हो गए, उनकी दशा बिगड़ गई। किसके चलते उनकी दशा बिगड़ गई? तो यह तब हुआ जब सीआरबी ग्रुप के फॉर्म्स रिंज्ड ऑन हाई इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट इन 1997, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर 1997 में हाई इंटरेस्ट देने का जो वादा किए थे सीआरबी ग्रुप के फॉर्म्स, वे अपने वादे से मुकर गए। रिंज्ड मतलब होता है वादे से मुकर जाना, ऐसे इसका मीनिंग तो होगा मुकर जाना, लेकिन यहां वादे से मुकर जाना स्पष्ट करेगा सेंस को। वादे से मुकर जाना, टू बैक आउट ऑफ, टू बैक आउट ऑफ। 1997 में जो लोग इसमें रुपया अपना फिक्स्ड किए थे उनके साथ यह वादा किया गया था हाई इंटरेस्ट देने का, लेकिन सीआरबी ग्रुप के जो फॉर्म्स थे वो अपने इस वादे से मुकर गए, जिसके चलते निवेशकों की स्थिति बिगड़ गई। दे वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई, वे बेसहारा हो गए, वे असहाय हो गए, कमजोर पड़ गए। पार्लियामेंट बिस्टॉवेड ग्रेटर पावर्स, अब पार्लियामेंट ने बहुत अधिक पावर बिस्टो किया, अर्पित किया, यानी दिया। बिस्टो मीन्स अर्पण करना, देना। किसको? ओवर सच फॉर्म्स, इस तरह के फॉर्म्स के ऊपर सख्ती बरतने के लिए पार्लियामेंट ने विशेष पावर दे दिया, बहुत बड़ा अधिकार दे दिया सेंट्रल बैंक को, और उसे कहा कि वो इस तरह के जो परेशानियां हैं, इस तरह के जो मेस है, इस तरह के जो झमेले हैं, परेशानियां हैं, इनके साथ वो अपने स्तर से निपटे, सेंट्रल बैंक इनसे निपटे, इन परेशानियों को खत्म करे। फिक्स द मेस यानी परेशानियों को समाप्त करना। द ट्रिगर नाउ इज सिमिलर दो द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम है चेंज्ड। अब ट्रिगर अभी भी वही है, पहले ही वाला ट्रिगर है, यानी जो इसका मापदंड है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सिमिलर ही है। हालांकि द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम है चेंज्ड, अब समस्या का जो पैमाना है वो पहले से बदल चुका है, लेकिन हमारे निदान की जो प्रक्रिया है वो पहले ही जैसी है, सिमिलर है। द साइज ऑफ NBFC बैलेंस शीट्स इज नाउ मोर देन ए क्वार्टर ऑफ दैट ऑफ बैंक्स बैलेंस शीट्स। बैंक के बैलेंस शीट का 1/4 हो गया है NBFC के बैलेंस शीट का साइज, यानी अब ये बैंक के 25% में ये पहुंच गए हैं NBFC के बैलेंस शीट्स, फ्रॉम जस्ट अबाउट 12% इन 2010। अगर हम 2010 की बात करें तो 2010 में ये मात्र 12% हुआ करते थे, यानी 12 से 24 और 24 से भी ज़्यादा, यानी दोगुना से भी अधिक की वृद्धि इन्होंने इस लगभग 10-11 वर्षों में की है। नेक्स्ट, इन एब्सोल्यूट टर्म्स देयर बैलेंस शीट्स हैव मोर देन डबल्ड। अब स्पष्ट है कि इनका जो बैलेंस शीट्स है वो बिल्कुल ही डबल से भी ज़्यादा, मैंने कहा 12% कहा गया और अभी
एक क्वार्टर से ज़्यादा हो गया है, यानी 25% से भी ज़्यादा हो गया है, तो ये तो स्पष्ट है कि 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो मोर देन डबल्ड फ्रॉम 20.7 लाख करोड़ इन 2015, 2015 में 20.7 लाख करोड़ था, अब 49.2 लाख करोड़ हो चुका है, 49.2 लाख करोड़ इन 2020। बताइए कितना बड़ा बदलाव हुआ, कितना ये ग्रैस्प कर लिए इतना जल्दी। While this growth is a reflection of how lighter regulations have given them the flexibility to meet a range of financing needs। स्पष्ट है यह रिफ्लेक्शन जो हमारे सामने आ रहा है, यह जो ग्रोथ हुआ है यह रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को हमारे सामने ला रहा है, हमारे नज़र में ला रहा है, प्रकाश में ला रहा है। अब रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन होता है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है सामने लाना, प्रकाश में लाना। अब रिफ्लेक्शन का साहित्य में अर्थ विचार विमर्श भी होता है, विचार। While this growth is a reflection of how lighter regulations, कैसे हल्के हल्के नियम के चलते ये विकास जो है वो रिफ्लेक्ट किया। रेगुलेशंस हैव गिवन देम द फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जो पहले रेगुलेशंस थे, इनके साथ निपटने के जो कायदे कानून थे, जो नियम थे, वो बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल हुआ करते थे, यानी स्ट्रिक्टनेस उनके अंतर्गत नहीं था, वे लचीले थे। टू मीट ए रेंज ऑफ फिनांसिंग नीड्स, फिनांसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई थी इनको। फ्रॉम होम लोन्स टू माइक्रो फिनांस, ये होम लोन्स भी करते हैं और माइक्रो फिनांस छोटे छोटे लोन भी ये देते हैं। एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी इनके होते हैं। इट ऑल्सो मैनिफेस्टेड, अब मैनिफेस्ट मीन्स होता है प्रकट करना, सामने लाना, तो इसका सिनोनिम होता है शो। मैनिफेस्ट का सिनोनिम होता है शो। मैनिफेस्ट मीन्स प्रकट करना, सामने लाना। इट ऑल्सो मैनिफेस्टेड इनटू अ सिस्टम रिस्क, अब ये क्या सामने लाता है, सिस्टम के रिस्क को। एंड दैट रिस्क वॉज अपेयरेंट, और कौन सा रिस्क, तो वो भी रिस्क स्पष्ट था, अपेयरेंट था, स्पष्ट था, ऑब्वियस था। अपेयरेंट मीन्स होता है ऑब्वियस, स्पष्ट, प्रकट, प्रत्यक्ष, जो सामने हो। एंड दैट रिस्क वॉज अपेयरेंट when one of the largest infrastructure investment focused NBFC players, जब एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इन्वेस्टमेंट फोकस्ड NBFC प्लेयर्स, अब देखिए कितना, वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होना चाहिए, ये सभी नाउन नहीं है, ये सभी नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ आकर के नाउन प्लुरल हो रहा है। When one of the largest infrastructure investment focused NBFCs players, IL and FS, ये नाम दिया जा रहा है IL and FS, ये बहुत बड़ा NBFC प्लेयर है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े हैं सबसे। अनरावल्ड इन 2018, 2018 में इसका खुलासा हुआ। अब अनरावल शब्द का अर्थ होता है गांठ खोलना, रस्सी के बीच गांठ पड़ जाए तो उसे खोलने के लिए, गांठ को खोलने के लिए अनरैवल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ अनरैवल्ड का अर्थ है एक्सपोज्ड, जिसका पर्दाफाश हुआ, जिसका खुलासा हुआ। विद इट्स पेमेंट डिफॉल्ट्स, क्या खुलासा हो रहा है कि यह पेमेंट डिफॉल्ट किया है, यानी वादा करके पैसा नहीं चुकाया है। तो परिणाम क्या हुआ, कैटलाइजिंग अ क्राइसिस फॉर द इंटायर सेक्टर, और इससे पूरे इंटायर सेक्टर में क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब कैटलाइज मीन्स तो मोबिलाइज होता है, गतिशील बनाना, लेकिन यहां होगा कैटलाइज का अर्थ उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। द कोलैटरल डैमेज मींट NBFCs couldn't raise funds easily। कोलैटरल डैमेज का मतलब हुआ कि NBFC अपने फंड को रेज नहीं किया, रेज को उठा नहीं, फंड को रेज नहीं किया, यानी उसका स्तर नहीं बढ़ पाया, उसमें वृद्धि नहीं हो पाई। अब कोलैटरल डैमेज क्या है, तो कोलैटरल शब्द मीन्स होता है जमानत की राशि, जमानत की राशि, या
लोन इत्यादि लेने के लिए जिन चीज़ों को गिरवी रखी जाती है उन्हें भी हम कोलैटरल कहते हैं। लोन लेने के लिए जो चीज़ें, संपत्ति, डॉक्यूमेंट्स इत्यादि गिरवी रख दिए जाते हैं उन्हें भी हम कोलैटरल कहते हैं। तो द कोलैटरल डैमेज मींट, कोलैटरल डैमेज का मतलब था एनबीएफसीज कुडंट रेज फंड्स इजीली। कोलैटरल डैमेज हुआ मतलब एनबीएफसीज अपने फंड को आसानी से रेज नहीं कर सकी। एंड फेस्ट लिक्विडिटी प्रेशर्स, और नहीं करने के चलते इसके ऊपर लिक्विडिटी का प्रेशर आया। अब लिक्विडिटी मीन्स होता है तरलता, निवेशित धन को रुपया में बदल देना तरलता कहलाता है। जैसे शेयर लगाए गए हैं, अब उस शेयर को एक्सचेंज करना है, अब रुपीज़ में कर देना है उसे या डॉलर में कर देना है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। इट्स अ वेरी इकोनॉमिक वर्ड। एंड फेस्ट लिक्विडिटी प्रेशर्स, अब इसे लिक्विडिटी के प्रेशर का सामना करना पड़ा। दैट एस्केलेटेड टू सॉल्वेंसी, और तब वह उसे सॉल्वेंसी की ओर बढ़ा दिया। एस्केलेट का अर्थ यहाँ बढ़ाना होगा। अब सॉल्वेंसी क्या है? तो सॉल्वेंसी, इनसॉल्वेंसी, आप सुने होंगे शब्द इंसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट, पेनीलेस, ये सभी शब्द एडजेक्टिव हैं और इनका अर्थ होता है दिवालिया। इनका अर्थ होता है दिवालिया या कंगाल। तो इनका एंटोनिम होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एंटोनिम है इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट का एंटोनिम है सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट वह होता है जो अपने कर्ज को चुकता कर सकता है। उसकी अब ऐसी स्थिति हो गई है कि वह जो रुपया पैसा कहीं से लिया है उसे चुका सकता है। तो प्रेशर दैट एस्केलेटेड टू सॉल्वेंसी कंसर्न्स इन सम इंस्टांसेस, कुछ उदाहरणों में अब ये एस्केलेशन जो हुआ वह सॉल्वेंसी के कंसर्न में परिणत हो गया, बदल गया। नेक्स्ट, द डिसेंट, डिसेंट शब्द इसके पहले सेट में भी आया था। डिसेंट किसी ऊंचे जगह से उतरना डिसेंड होता है, और उस डिसेंड शब्द का जब हम नाउन बनाते हैं तो डिसेंट हो जाता है। तो डिसेंट मीन्स उतार भी होगा, गिरावट, उतार, ढलाऊ की तरफ बढ़ना। और इसी डिसेंट का दूसरा अर्थ होता है वंश क्रम, वंश क्रम। द डिसेंट ऑफ वन सच प्लेयर, इस तरह के एक प्लेयर का उतार जिसका नाम बताया जा रहा है देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिगैन अराउंड। अब इसका उतार शुरू हुआ, यानी इसमें गिरावट शुरू हुई किसमें? तो देवन हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में। बिगैन अराउंड द सेम टाइम, इसी समय, लगभग इसी समय यह उतार शुरू हुआ। और इट्स क्रेडिटर्स अप्रूव्ड ए रेजोल्यूशन प्लान। तब अब क्रेडिटर्स करें क्या? तो इसके क्रेडिटर्स एक रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किए, यानी कैसे निपटारा किया जाए मामलों का। रेजोल्यूशन मीन्स समाधान होता है, कई बार मैं बताया हूं। अब समाधान कहें चाहे निपटारा कहें, निपटारा भी लिखा जाता है। इसके लिए क्रेडिटर्स ने एक प्लान को अप्रूव किया, एक प्लान की स्वीकृति दी। अप्रूव मीन्स होता है स्वीकृत करना, स्वीकृत करना, वर्ब 1 अप्रूव। फॉर द फॉर्म लास्ट वीक, लास्ट वीक इस फॉर्म के लिए एक समाधान की योजना को स्वीकृति क्रेडिटर्स ने दी। द आरबीआई's proposed regulatory reaction to such large NBFC failures that have had a systematic impact on the sector. आरबीआई ने प्रपोज किया, प्रस्ताव दिया, रेगुलेटरी रिएक्शन, आरबीआई's proposed regulatory reaction, आरबीआई ने जो प्रपोज किया रेगुलेटरी रिएक्शन को, टू सच लार्ज एनबीएफसीज फेलियर्स, ऐसे एनबीएफसीज के फेलियर्स के लिए, दैट हैव हैड अ सिस्टमेटिक इम्पैक्ट, इसका बहुत असर हुआ। टू हैव एन इम्पैक्ट इडियम होता है, का असर होना। टू हैव एन इम्पैक्ट, अब इसमें जरूरत के अनुसार बदलाव किया गया है, एडजेक्टिव लाया गया है सिस्टमैटिक।
सॉरी, वर्ड यहाँ सिस्टमेटिक नहीं है, मैं गलत पढ़ रहा था। इट इज सिस्टेमिक। ओ, तो ये वर्ड मैं बताऊंगा आपको। इट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सिस्टम। सिस्टम का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो वह सिस्टेमिक होता है, और वही शब्द यहाँ पर है। तो इस फेलियर का असर हुआ किसके ऊपर? तो सिस्टेमिक इम्पैक्ट इसका हुआ, यानी इसका प्रणालीगत प्रभाव हुआ सेक्टर के ऊपर। कुडंट हैव कम सूनर, अब इतना जल्दी वो होने वाला नहीं था, नहीं हो सकता था। इट हैज सॉट टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन, तो क्या किया जाए? तो इसने कोशिश की। इट हैज सॉट टू, सीक टू, कई बार मैं बता चुका हूं पहले, सीक टू का प्रयोग कोशिश करने के अर्थ में होता है। सीक टू मीन्स टू ट्राई, कोशिश करना। तो इट हैज सॉट टू स्ट्राइक ए बैलेंस, फिर देखिए यहाँ इडियम, टू स्ट्राइक ए बैलेंस, संतुलन बनाना, समन्वय बनाना, संतुलन बनाना या समन्वय बनाना। तो इट हैज ट्राइड, सॉट के बदले हम ट्राइड कहें, आसान होगा। इट हैज ट्राइड टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन द नीड टू बी निम्बल एंड मिटिगेट सिस्टेमिक रिस्क्स। तो इसने कोशिश की कि एक संतुलन बनाया जाए, नीड जो कि निम्बल हो और सिस्टेमिक रिस्क उसमें मिटिगेट हो जाए। यानी अब निम्बल शब्द जो है, निम्बल मीन्स होता है फुर्तीला, चंचल, इसका सिनोनिम होता है एक्टिव, और इसका सिनोनिम होता है अजाइल। एंड मिटिगेट सिस्टेमिक रिस्क, और इसमें अब जो सिस्टम के रिस्क हो उन्हें कम करना। मिटिगेट मीन्स कम करना, कई बार आ चुका है। लेसन, रिड्यूस। तो इसने कोशिश की कि एक नीड जो है निम्बल हो, यानी वो एक्टिव हो, और सिस्टेमिक रिस्क कम हो, इन दोनों के बीच बैलेंस बना रहे, संतुलन रहे। विद ए 4 tiered रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, कैसे रहे? तो एक 4 स्तरीय, 4 tiered, 4 स्तरीय रेगुलेटरी यानी नियामक ढांचे के साथ। दिस इंटेल, अब इंटेल शब्द है, इंटेल इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, आवश्यक बनाना, आवश्यक बनाना। दिस इंटेल्स ए लार्जली लाइसेंस फेयर अप्रोच फॉर स्मॉलर एनबीएफसीज। अब हुआ क्या कि यह आवश्यक बनाता है बृहद पैमाने पर लाइसेंस फेयर अप्रोच को। यह एक फ्रेंच का फ्रेज है, यह लिया गया है फ्रेंच से। लाइसेंस फेयर अप्रोच का मतलब होता है वह अप्रोच जिसमें बहुत ढिलाई दी जाती है, बहुत ही छूट दे दी जाती है किसी संस्था को बिजनेस व्यापार करने के लिए, और उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है। मैं कितना लिखूं? लाइसेंस फेयर एक ऐसा, मतलब ये बिल्कुल इकोनॉमिक वर्ड है, और यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें व्यापार करने में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो अहस्तक्षेप कह सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग तो बहुत ही लंबा होता है। यह एक पॉलिसी है जिसमें सरकार उस संस्था को व्यवसाय करने की छूट दे देती है और अपना दखलंदाजी उसमें नहीं रखती है। तो दिस इंटेल्स ए लार्जली लाइसेंस फेयर अप्रोच फॉर स्मॉलर एनबीएफसीज। अब जो स्मॉलर एनबीएफसीज थे, जो छोटे मोटे फंडिंग करते थे, उनके लिए ये कोई सख्ती इसमें बनाना आवश्यक नहीं है। प्लगिंग सम ऑफ द आर्बिट्रेजेस अवेलेबल टू मिड साइज्ड एनबीएफसीज। अब जब स्मॉलर एनबीएफसीज के साथ लाइसेंस फेयर की बात थी, तो यह प्लग कर रहा है किसको? सम ऑफ द आर्बिट्रेजेस अवेलेबल टू मिड साइज्ड एनबीएफसीज। अब जो मिड साइज्ड हैं एनबीएफसीज, उनके लिए अवेलेबल करा रहा है आर्बिट्रेजेस को। फिर ये इकोनॉमिक वर्ड है। आर्बिट्रेज मीन्स होता है खरीद बिक्री, कम दर पर खरीद करके और अधिक दर पर बेच लेना आर्बिट्रेज कहलाता है, खरीद बिक्री।
जहां कम में मिल रहा है वहां से खरीद कर किसी दूसरे साइट पर जाके बेच लेना, यह आर्बिट्रेज कहलाता है। बिल्कुल इकोनॉमिक वर्ड है इसका, और अर्थों में यानी मध्यस्थता के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, पंचायती के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। वीस ए वीस बैंक्स माने बिल्कुल बैंक की तरह, बैंक की तुलना में। वीस ए वीस का प्रयोग हम की तुलना में के अर्थ में करते हैं, और के सामने यह लैटिन फ्रेज है। एंड इम्पोजिंग, फिर देखिए इम्पोज माने थोप देना। एंड इम्पोजिंग टफर बैंक लाइक कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन किस तरह का था? बिल्कुल बैंक की तरह। गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग नॉर्म्स फॉर द लार्जेस्ट प्लेयर्स, यानी अब यही ये करने जा रहा है, यहाँ इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि अब जैसे वो बैंक के साथ अपने शक्ति को आरबीआई रखता है, जैसी शक्ति को बरतता है, जैसा मॉनिटरिंग करता है, ठीक वैसा ही गवर्नेंस और वैसा ही मॉनिटरिंग नॉर्म्स इसके होने जा रहे हैं। उनके साथ जो लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं, यानी इस एनबीएफसीज में जो लार्जेस्ट प्लेयर्स हैं उनके साथ बिल्कुल वैसे ही नॉर्म्स को यह लागू करने जा रहा है, इम्पोज करने जा रहा है। अब इम्पोज का मतलब होता है आप चिल्लाते रहें लेकिन उसे आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, थोप देना। इसका सिनोनिम क्लैंप होता है, CLAMP। ऑप्शन में ना रहे क्लैंप तो इम्प्लीमेंट दे सकते हैं। फॉर द लार्जेस्ट प्लेयर्स एंड दोज विच कुड पोज सिस्टेमिक रिस्क, और उन पर भी यह लागू करने जा रहा है जो जिनसे मन हो सकता है, कुड संभावना, विच कुड पोज सिस्टेमिक रिस्क ड्यू टू द नेचर ऑफ देयर ऑपरेशंस, यानी जिनके काम करने का तरीका, जिनके ऑपरेशन का स्वभाव जो है ऐसा हो सकता है कि वे कारण बने रिस्क के, तो उनके साथ भी अब एनबीएफसीज जो इस तरह के हैं उनके साथ भी इसका मॉनिटरिंग का नॉर्म जो होगा वह स्ट्रिक्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट, A top tier has been envisaged with even more scrutiny. अब एक उच्च श्रेणी का टॉप टियर, टॉप मीन्स उच्च, टियर मीन्स होता है श्रेणी, टियर मीन्स होता है स्तर, श्रेणी या स्तर। ए टॉप टियर हैज बीन envisaged। अब इन्विसेज मीन्स होता है भविष्य में जो होने वाला है उसकी कल्पना कर लेना, परिकल्पना करना, इमेजिन कर लेना, इन्विसेज कर लेना, क्या भविष्य में होने वाला है उसे सोच लेना पहले ही। तो ए टॉप टियर हैज बीन इन्विसेज्ड विद इवन मोर स्क्रूटिनी। अब ऐसी सोच बन रही है, ऐसी कल्पना हो रही है कि एक उच्च श्रेणी की संस्था इसके लिए बनेगी और मोर स्क्रूटिनी होगा, यानी जांच और अधिक स्क्रूटिनी। बट द आरबीआई वांट्स टू आइडियली यूज दिस अप्रोच ओनली व्हेन ए सर्टेन लार्ज प्लेयर पोजेज एक्सट्रीम रिस्क। लेकिन आरबीआई अभी भी चाहती है कि इस तरह का जो भी अप्रोच होगा वो तब किया जाए जब कोई भी प्लेयर, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो एनबीएफसीज की कोई भी संस्था है, अगर एक्सट्रीम रिस्क को खड़ा करती है तो। पोज मीन्स खड़ा करना, पोज मीन्स उत्पन्न करना। गिवन द बैंकिंग सेक्टर्स ओन वोज मीन्स ट्रबल्स, वोज मीन्स होता है ट्रबल्स, परेशानियां, दुख। वो एंड जिल, अब वो का एंटोनिम लिखना हो केवल वो का तो जिल लिखते हैं, वो एंड जिल, दुख और सुख। तो गिवन द बैंकिंग सेक्टर्स ओन वूज ओवर द पास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों के दौरान बैंकिंग सेक्टर के अपने ट्रबल्स को देखा जाए तो ब्रैकेट में है यहाँ तक, हाँ, ए हॉलिस्टिक रिबूट ऑफ द ओवरसाइट मैकेनिज्म फॉर एनबीएफसीज एंड बैंक्स इज क्रिटिकल। क्या क्रिटिकल हो रहा है? तो आवश्यक क्या हो रहा है, जरूरी क्या हो रहा है? तो ए हॉलिस्टिक रिबूट, हॉलिस्टिक मीन्स होता है संपूर्ण, यानी दी होल, टोटल का। रिबूट मीन्स होता है बंद करके फिर से शुरू करना, टू शट डाउन एंड रीस्टार्ट, टू शट डाउन एंड
रीस्टार्ट, ए होलिस्टिक रिबूट ऑफ द ओवरसाइट मैकेनिज्म, यानी वे मैकेनिज्म जहां इस तरह की भूल चूक गलती इत्यादि है उसमें पूर्ण सुधार करने की ज़रूरत है एनबीएफसीज का। एंड बैंक्स इज क्रिटिकल टू रिटेन कॉन्फिडेंस, अब बैंक जो है इसके लिए बिल्कुल क्रिटिकल हो चुका है कि वह कॉन्फिडेंस को रिटेन करे। रिटेन मीन्स धारण करना, टू हैव, रिटेन मीन्स धारण करना, इट मीन्स टू हैव। एंड मेंटेन फिनेंशियल स्टेबिलिटी, यह जिम्मेवारी बैंक की बनती है कि वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे, आर्थिक स्थिरता को कायम रखे, बनाए रखे। सस्टेन, मेंटेन का सिनोनिम होता है बनाए रखना, सस्टेन। विच सेंट्रल बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास हैज टर्म्ड ए पब्लिक गुड, और इसको गवर्नर जो शक्तिकांत दास हैं वो टर्म दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं पब्लिक गुड, यानी लोक हित का यह काम है, पब्लिक गुड का काम है। इट इज होप्ड दैट, यह उम्मीद की जाती है कि द ब्लूप्रिंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज, एनबीएफसी के रेगुलेशन का जो कार्य प्रणाली होगा, ब्लूप्रिंट मीन्स होता है कार्य करने की प्रणाली, कार्य प्रणाली, कार्य योजना भी कह सकते हैं इसको, कार्य योजना, वर्किंग प्लान। इट इज होप्ड दैट, यह पैसिव स्ट्रक्चर, इट इज होप्ड, यह उम्मीद की जाती है कि ब्लूप्रिंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज, एनबीएफसीज के रेगुलेशन का ब्लूप्रिंट, व्हिच कैन लेंड फॉर एक्टिविटीज बैंक्स ऑफन डू नॉट सपोर्ट, यानी जो लेंड कर सकती है उन एक्टिविटीज को जिन्हें बैंक सपोर्ट नहीं करता है। बी इट माइक्रो लोन्स, बी इट चाहे, बी इट माइक्रो लोन्स, ध्यान देंगे यहाँ, चाहे माइक्रो लोन की बात हो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो। इज फॉर्मलाइज्ड सून, माने शीघ्र ही उसे औपचारिक रूप दिया जाएगा। फॉर्मल शब्द एडजेक्टिव होता है और कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें हम ISE जोड़ देते हैं तो वे वर्ब बन जाते हैं, जैसे फॉर्मल से फॉर्मलाइज हो जाता है ISE। अब लीगल से में ISE जोड़िएगा तो लीगलाइज भी वर्ब बन जाएगा। फॉर्मल से फॉर्मलाइज, लीगल से लीगलाइज, वर्बल से ISE जोड़ दीजिएगा तो ये भी वर्ब हो जाएगा, वर्बलाइज। तो ऐसे बहुत से एडजेक्टिव मिलेंगे जिनमें ISE जोड़ेंगे तो वो वर्ब बन जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ISE से अंत होने वाले शब्द प्रायः वर्ब होते हैं, तो शीघ्र ही उसे औपचारिक रूप मिलने वाला है। दिस वुड इंश्योर, यह इंश्योर करेगा, यह सुनिश्चित करेगा किस चीज को, द फ्लैजलिंग इकोनॉमिक रिकवरी, यानी वह आर्थिक रिकवरी जो फ्लैजलिंग है। अब फ्लैजलिंग शब्द का मतलब होता है, अगर इसका प्रयोग हम पक्षी के लिए करें तो यह वह पक्षी होगा जिसे अभी अभी पर लगे हैं, जो उड़ना सीख रहा है। इसे हम नौसिखिया कह सकते हैं, इसे हम कम अनुभव वाला कह सकते हैं। इसका सिनोनिम होता है इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, और इसका एंटोनिम होता है वेटरन, यानी वह इकोनॉमिक रिकवरी जो बड़ी मुश्किल से होने लगी है, डगमगाते हुए जो हो रही है, वो हैम्पर नहीं होगी। इज नॉट हैम्पर्ड बाय फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, फंडिंग के कॉन्स्ट्रेंट्स के द्वारा यानी प्रतिबंधों के द्वारा, रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट का सिनोनिम होता है रेस्ट्रिक्शन, यानी इन फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स के द्वारा वो हैम्पर नहीं होगी। हैम्पर मैं पहले भी बता चुका हूँ, बाधित होना। हैम्पर का सिनोनिम होता है हिंडर, इसका सिनोनिम होता है ऑब्स्ट्रक्ट। आप सभी इन्हें जरूर याद करें, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। न्यूज़ क्या है उससे बहुत मतलब नहीं रखना है, न्यूज़ के लिए आपके पास और सारे साधन हैं। इन सेट्स के द्वारा जिन्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करेंगे, शब्दों पर ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, किसका किस तरह से अर्थ निकाला जा रहा है उस पर ध्यान देंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर ध्यान दें, इडियम्स एंड फ्रेजेस पर ध्यान दें, फ्रेजल वर्ब्स पर ध्यान दें। इनसे ये सभी चीज़ें आप सीखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।